Hello everyone. So today we'll be discussing the mechanism of DNA replication. ठीक है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है मैकेनिज्म किस चीज का, डीएनए रेप्लिकेशन का, राइट। अब देखो, सबसे पहला पॉइंट जो अपने को ये बताता है डीएनए रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म, उसके अंदर ये चीज याद रखनी है कि आपका ये जो प्रोसेस होता है वो एक एनर्जी रिक्वायरिंग, जिसको अपन बोलते हैं एंडरगोनिक प्रोसेस हो गया। क्या हो गया? एंडरगोनिक प्रोसेस। मतलब इसके अंदर आपको एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि डीएनटीपीस क्या होते हैं। डीएनटीपीस डीएनटीपीस होते हैं आपके डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। डीएनटीपी क्या हो गया? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड एंड ट्राइफॉस्फेट्स। मतलब 3 फॉस्फेट ग्रुप होंगे इसमें, ठीक है, 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल होंगे, इस वजह से ट्राइफॉस्फेट। अब ये डीएनटीपीस क्या करते हैं? सबसे पहला आपको जो एनर्जी चाहिए होती है ना, अभी अपन ने बोला कि ये एक एंडोगोनिक प्रोसेस होता है, तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी जो है कौन प्रोवाइड करेगा? आपका डीएनटीपी करेगा। सो इट प्रोवाइड्स दी एनर्जी। एंड दूसरी चीज क्या करेगा? अब अगर आपको रेप्लिकेशन करवाना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? सबस्ट्रेट या फिर न्यूक्लियोटाइड चाहिए होंगे, ठीक है। तो उस डीएनटीपी दे रखा है, वो डीएनटीपीज जो होते हैं आपके दे प्रोवाइड द सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोटाइड फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में जो भी सबस्ट्रेट या फिर न्यूक्लियोटाइड चाहिए होता है वो ये आपको डीएनटीपीज देंगे। अब सबसे पहली चीज याद रखिएगा कि आपका जो मेन एंजाइम है जो पूरे डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसीजर को कैटेलाइज करेगा, वो जो आपका मेन एंजाइम होगा ना, वो एक डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है। अब ये चीज जरूरी होती है और इसको याद रखने में बच्चों को दिक्कत आती है, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस होती है कि यार याद कैसे रखे। तो देखो यार, याद ऐसे रखना है कि डीएनए से डीएनए बन रहा है। रेप्लिकेशन में क्या कर रहे हैं अपन? क्या कर रहे हैं? वी आर स्टडिंग द मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन डीएनए से डीएनए बनाएंगे, तो डीएनए पे डिपेंड करके वो नया डीएनए का पॉलीमर बनाएगा। जो आपका मेन एंजाइम होगा वो डीएनए पे डिपेंड करके नया डीएनए का पॉलीमर बनाएगा, इसलिए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो याद कुछ भी नहीं करना, सब चीजों को समझ के चलना है। नाउ अब ये जो एंजाइम है वो कैटेलाइज करेगा इस पूरी रिएक्शन को, मतलब आपकी जो डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है उसको कैटेलाइज करेगा। अब वो कैटेलाइज करता है एट अ फास्टर रेट, ठीक है। एंड फास्टर रेट में कैटेलाइज करने के साथ साथ इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। अब ये जो हाई एक्यूरेसी है इसको अपन क्या बोलते हैं? फिडेलिटी। इस टर्म को याद रखिएगा बिकॉज ये टर्म कई बार पूछा जाता है। सो फिडेलिटी, यू शुड रिमेंबर दिस टर्म। अब आते हैं कि एरर्स। ऑब्वियस सी बात है, जब कोई प्रोसीजर हो रहा है, जब कोई प्रोसेस हो रहा है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो वहां पे एरर्स होने ऑब्वियस है। तो अगर एरर्स हो जाते हैं तो वो एरर्स ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन कैन कॉज व्हाट? म्यूटेशन। तो आपके जो एरर्स होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे वो क्या कॉज कर सकते हैं? म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है उसका ओरिजिन, मतलब आपका डीएनए का जो स्ट्रैंड होगा, जैसे फॉर एग्जांपल इफ दिस इज योर डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। एक्चुअली में वो कॉइल्ड हेलिक्स होता है, वो हम मुझे भी पता है, बट सपोजिंग इफ दिस इज योर डीएनए स्ट्रैंड। अब ये डीएनए स्ट्रैंड है और मैं बोलता हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट से शुरू हुआ है आपका डीएनए रेप्लिकेशन। सो दिस इज व्हाट? दिस इज योर ओराई साइट। इसको अपन क्या बोलेंगे? साइट ऑफ ओरिजिन या फिर ओराई साइट, ठीक है। व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड एज ओराई साइट। ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टूड इट? नाउ origin की बात कर ली अपन ने। Now the process of the replication begin from a specific point on the chromosome which is called the ori site, which is called as the origin of replication। जहां से शुरुआत होती है रेप्लिकेशन की उसको अपन ओराई साइट बोलेंगे, that is called as the origin of replication। ओके, अब आता है ये ओराई साइट जो होती हैं आपके प्रोकैरियोट्स के केस में यू विल फाइंड सिंगल ओराई साइट, ठीक है। प्रोकैरियोट्स या फिर बैक्टीरिया के केस में आपके पास में सिंगल ओराई साइट हो जाएगी। एंड जब अपन बात करते हैं यूकैरियोट्स की, वहां पे आपको मल्टीपल ओराई साइट देखने को मिलती है, राइट। सो प्रोकैरियोट्स के केस में सिंगल ओराई साइट होगी एंड आपके पास में यूकैरियोट्स के केस में मल्टीपल ओराई साइट्स होती हैं। गॉट इट? अब यहाँ पे देखो कि आपका डीएनए का स्ट्रैंड, सपोजिंग इफ दिस इज योर डीएनए। अब मैंने अनवाइंडेड डीएनए लिया है, मैंने हेलिक्स नहीं बताया यहाँ पे आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इफ दिस इज योर 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड हो गया, और ये 3 प्राइम एंड हो गया, तो ये 5 प्राइम एंड हो गया। अब यहाँ पे आपके पास में बॉन्ड्स बन रखे हैं, ऑब्वियस बात है यहाँ पे रेप्लिकेशन शुरू हो चुका है। अब हमेशा सबसे पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि आपका जो डीएनए सिंथेसिस होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो डीएनए रेप्लिकेशन के केस में हमेशा डीएनए सिंथेसिस, नया डीएनए जब भी फॉर्म होगा वो
5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में फॉर्म होता है, हमेशा याद रखना 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में फॉर्म होगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे दैट दिस इज योर 5 प्राइम, दिस इज योर 3 प्राइम, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में डीएनए का सिंथेसिस होगा। सो दिस इज 5 प्राइम एंड दिस इज 3 प्राइम। वेयरएज इस केस में अपोजिट डायरेक्शन में सिंथेसिस होगा। अब क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है, तो इस वजह से वो एक डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा, मतलब आपके पास में कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज नहीं हो रही होंगी चीजें, आपके पास में डिसकंटिन्यूअसली जो है वो चीजें सिंथेसाइज हो रही होंगी। यहाँ पे आपका जो नया डीएनए स्ट्रैंड है वो डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रहा है, डायरेक्शन वही है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, बट ये एक डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस है। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में एक स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हो रही है, ठीक है, एक स्ट्रैंड पे कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा जिसको अपन लीडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? लीडिंग स्ट्रैंड भी बोलेंगे। वेरएस नाउ दिस इज अनदर वन जहां पे आपके पास में डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है। सी दिस इज योर डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। अब डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस को अपन क्या बोलते हैं? वी इवन कॉल इट एज लैगिंग स्ट्रैंड। ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैगिंग स्ट्रैंड। अब आते हैं अपन डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसीजर पे। सो फॉर दैट आई विल बी मेकिंग अ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी मेकिंग द डीएनए स्ट्रैंड। तो सबसे पहले मैं डीएनए बना देता हूँ यार, जैसे मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके दिखा देता हूँ। सी दिस इज योर डीएनए। अब कैसे होगा वो पूरा प्रोसीजर अपन देखेंगे। तो देखो, इफ दिस इज योर 5 प्राइम एंड, ठीक है, देन दिस बिकम्स योर 3 प्राइम एंड, then if this is your 5 prime end, sorry, this is your 3 prime end of the other strand, then this becomes your 5 prime end, right? अब चलो, अब शुरुआत करते हैं अपन। तो यहाँ पे आपके पास में क्या होंगी? नाइट्रोजन बेसेस जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, है ना? तो नाइट्रोजन बेसेस इनके बीच में क्या होंगे? आपके पास में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। अब यहाँ पे एक पॉइंट तक आपके हाइड्रोजन बॉन्ड्स इंटैक्ट है, उसके बाद में देखोगे तो मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड्स को नहीं बनाया, ठीक है? क्यों? क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसीजर शुरू हो रहा है और अनवाइंड डीएनए अनवाइंड होना स्टार्ट हो चुका है। अब सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे एंजाइम्स को। किसको डिस्कस करने वाला है? बिकॉज ऑब्वियसली बात है, एक डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस है तो उसके अंदर सेट ऑफ एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स यूज होंगे, तो उन एंजाइम्स को अपन डिस्कस करने वाला है। अब सबसे पहला एंजाइम आपका जो होता है उसका नाम है डीएनए हेलिकेज। क्या है? हेलिकेज। देखो यार, रटना किसी चीज को नहीं है, सिर्फ नाम याद रखने हैं और उनके फंक्शंस इनके नाम के अंदर छुपे हुए हैं। अब देखो, हेलिकेज मतलब जो हेलिक्स है आपका ये वाला जो हेलिक्स है उसको अनवाइंड करने का काम करेगा। देखो, अनवाइंड करने का काम करेगा। सो इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे? अनवाइंडेज। डीएनए हेलिकेज को अपन क्या बोलेंगे? अनवाइंडेज या फिर अनवाइंडिंग एंजाइम, ठीक है? वी विल बी कॉलिंग इट एज अनवाइंडेज और अनवाइंडिंग एंजाइम, राइट? अब इसके बाद आपके पास में क्या होता है? डीएनए हेलिकेज। अब डीएनए हेलिकेज का फंक्शन, ये एंजाइम जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा। आपके ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में, प्यूरिन पिरिमिडिन बेस पेयरिंग के बीच में, उन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कौन करेगा? आपका डीएनए हेलिकेज करेगा। अब वो ब्रेक कर कैसे रहा है? ये ब्रेक करता है बाय यूटिलाइजिंग एटीपी। एटीपी यूटिलाइज करके ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसको ब्रेक करेगा एंड उसको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करेगा। देखो, ये सिंगल स्ट्रैंड, अनदर सिंगल स्ट्रैंड। सो डीएनए हेलिकेज का काम क्या है? एटीपी यूटिलाइज करके वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं उनको ब्रेक करेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग बिटवीन व्हाट? बिटवीन प्यूरिन पिरिमिडिन नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है? प्यूरिन पिरिमिडिन बेस पेयरिंग में हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा एंड इट विल कन्वर्ट द डीएनए इनटू सिंगल स्ट्रैंड। कन्वर्ट्स डीएनए इनटू व्हाट? सिंगल स्ट्रैंड। Now, there is second enzyme. Second enzyme is called as DNA topoisomerase. क्या होता है? DNA topoisomerase. अब इसका देखो, हेलिकेज का काम क्या था? इसने अनवाइंड किया। अब जब आप इसको अनवाइंड करते हो ना, ठीक है, अब ये डीएनए हेलिकेज देखो यहाँ पे कहीं पे फंक्शनल होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो लास्ट बॉन्ड बन रखा है ना, अब ये इसको तोड़ने की तैयारी में, इसके पहले वाले तो टूट चुके हैं सारे, देखो, ठीक है, तो ये इसको तोड़ने की तैयारी पे, तो यहाँ पे आपका डीएनए हेलिकेज का फंक्शन आता है लेटेस्ट, ठीक है? अब इसके यहाँ पे देखो, यहाँ पे अनवाइंड होने की वजह से टेंशन डेवलप होती है आपके डीएनए स्ट्रैंड के अंदर। सो डीएनए स्ट्रैंड में जब टेंशन डेवलप होगी तो उस टेंशन को रिमूव करने का काम किसका है? डीएनए टोपोआइसोमरेज का काम, फंक्शन है, ठीक है? सो डीएनए टोपोआइसोमरेज क्या करेगा? डीएनए टोपोआइसोमरेज डीएनए हेलिकेज के अनवाइंडिंग, डीएनए के अनवाइंडिंग की वजह से जो
टेंशन डेवलप हो रही है उसको रिमूव करने का फंक्शन किसका हो गया, आपका डीएनए टोपोआइसोमरेज का। सो आइए डीएनए टोपोआइसोमरेज के फंक्शंस को डिटेल में देखते हैं। सो ये एंजाइम देखो, इसको निक एंड रीसीलिंग एंजाइम भी बोलते हैं। रीजन है इसके पीछे कि ये क्या करेगा, यहाँ पे यहाँ पे ये बॉन्ड को कट करेगा, फिर उस स्ट्रैंड को अंदर जो टेंशन है, टेंशन इन द सेंस आप गांठ समझ लो, यहाँ पे उस गांठ को निकालेगा, उस गांठ से उस स्ट्रैंड को निकालेगा और वापस से उस बॉन्ड को ज्वाइन करेगा। सो इस तरीके से वो जो टेंशन डेवलप हो रही है उसको रोकेगा। सो दीज एंजाइम कट एंड जॉइन द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एंड देयरबाय रिड्यूसेस द स्ट्रेन। ठीक है, सो जो स्ट्रेन या फिर टेंशन डेवलप होगा उसको ये एंजाइम आपका रिमूव कर देगा। अब इसके बाद में आता है, हाँ, डीएनए टोपोआइसोमरेज जो होता है वो हम यूकैरियोट्स के केस में बोलते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के केस में यानी कि बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के केस में हम डीएनए टोपोआइसोमरेज इज आल्सो नोन एज व्हाट, डीएनए गाइरेजेस। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज डीएनए गाइरेजेस, इट इज आल्सो नोन एज डीएनए गाइरेजेस। अब डीएनए स्ट्रैंड्स जो है आपके वो सेपरेट तो हो गए, है ना। तो अब इसके यहाँ पे आएगा थर्ड ग्रुप ऑफ एंजाइम दैट इज एसएसबीपी। अब एसएसबीपी क्या होते हैं, डीएनए स्ट्रैंड आपके सेपरेट तो हो गए बट ये वापस भी तो जुड़ सकते हैं, ऑब्वियस बात है, इनको अगर कंडीशंस मिल जाएंगी तो ये वापस जुड़ जाएंगे। तो इनको प्रिवेंट करने, जुड़ने से प्रिवेंट करने के लिए जो बाइंड होता है दैट इज कॉल्ड एज एसएसबीपी। सो एसएसबीपी प्रिवेंट देम फ्रॉम जॉइनिंग, राइट। सो आपके पास में SSBP थर्ड ग्रुप ऑफ एंजाइम कम्स इनटू एक्शन दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये यहाँ पे बाइंड करेगा एंड इट विल प्रिवेंट द डीएनए फ्रॉम रीअनीलिंग। ओके, सो रीअनीलिंग से प्रिवेंट करने वाला आपका SSBP होता है। नाउ अब मैंने ये चीज आपको बता दिया कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगा, एंड क्योंकि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है तो एक स्ट्रैंड आपकी कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होगी, दूसरी स्ट्रैंड आपकी डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज होगी। अब जैसे देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन ये है इसके केस में, तो ये वाला, तो देखो जिस डायरेक्शन में आपकी अनवाइंडिंग हो रही है ना उस डायरेक्शन में जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला डायरेक्शन होगा वहां पे आपकी कंटिन्यूअस सिंथेसिस होगी, वेयरएज ऑपोजिट डायरेक्शन में जहां पे आपको चलना पड़ रहा है वहां पे आपके पास में डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होता है। क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होगा, राइट। ऑलवेज रिमेंबर दिस, है ना। सो दिस इज योर डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। सो ये आपके पास में लीडिंग स्ट्रैंड हो गई एंड दिस इज योर लैगिंग स्ट्रैंड। एंड ये जो फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं ना यहाँ पे, इनको आप क्या बोलोगे, इनको आप बोलते हो ओकाजाकी। मतलब डिसकंटिन्यूअस में ये जो फ्रैगमेंट सिंथेसाइज हो रहा है, क्योंकि मैंने बोला ना डिसकंटिन्यूअस आपके फ्रैगमेंट्स में सिंथेसाइज होगा, पार्टली पार्ट्स में सिंथेसाइज हो रही है, तो इनको आप क्या बोलोगे, इनको आप बोलोगे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ठीक है, फ्रैगमेंट्स का नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में, डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसीजर पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आता है। लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड बता चुका हूं मैं तुम्हें, तो इस वजह से अब देखो, क्योंकि एक स्ट्रैंड आपकी कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हुई है, दूसरी स्ट्रैंड आपकी डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज हुई है, इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसीजर होता है उसको हमने एक नाम दिया है, वो होता है सेमी डिसकंटिन्यूअस। देखो डिसकंटिन्यूअस का मतलब कि भाई कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज नहीं हो रही, सिंथेसाइज हो रही है, यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, पार्ट्स में सिंथेसाइज हो रही है। अब सेमी डिसकंटिन्यूअस क्यों, क्योंकि यार दो स्ट्रैंड है, एक तो कंटिन्यूअस हो रही है, दूसरी वाली डिसकंटिन्यूअस सिंथेसाइज हो रही है, इस वजह से सेमी डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि आधी डिसकंटिन्यूअस हो रही है। सो डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसीजर होता है दैट इज सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, प्लीज रिमेंबर इट। नाउ अब आते हैं आपके मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम पे। पूरा ये जो मास्टरमाइंड, इस पूरे काम का जो मास्टरमाइंड होता है दैट इज मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम, दैट इज योर डीएनए पॉलीमरेज 3। वो क्या होगा आपका डीएनए पॉलीमरेज 3। अब इस डीएनए पॉलीमरेज 3 के साथ में दिक्कत क्या आती है कि ये इनिशिएट नहीं कर पाता। देखो ये पूरा का पूरा है ना, रेप्लिकेशन का प्रोसीजर तो कर देगा, लेकिन ये इनिशिएट नहीं कर पाएगा रेप्लिकेशन को। तो इसको इनिशिएट करने के लिए कोई और चाहिए। अब इसको इनिशिएट करने के लिए क्या चाहिए, तो इसको इनिशिएट करवाने के लिए, मतलब रेप्लिकेशन को कंटिन्यू करने के लिए इसको ये इनिशिएट नहीं कर सकता डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को, तो फिर कौन करेगा, इनिशिएट करने के लिए हमें चाहिए होते हैं आरएनए प्राइमर्स। आरएनए प्राइमर्स क्या हो गया,
आरएनए प्राइमर्स होते हैं आपके 5 to 10 ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस। व्हाट आर आरएनए प्राइमर्स? ये 5 से 10 ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस जो कि आपके डीएनए पे यहाँ पे इनिशिएशन पे पॉइंट पे जाके बाइंड करेगा। और आरएनए प्राइमर क्या हो गया? 5 to 10 ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड। देखो ऑलिगो का मतलब होता है स्मॉल, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस मतलब छोटे न्यूक्लियोटाइड। 5 से 10 है तो देख लो 5 से 10 है ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड, छोटे न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे इनिशिएशन पे बाइंड करेगा। अब यहाँ पे तुम बोलोगे कि यार यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसाइज हो रहा है तो क्या हर एक फ्रैगमेंट के लिए चाहिए होगा? तो हाँ, हर एक फ्रैगमेंट के लिए। यहाँ पे ये जो मैंने बना रखे हैं ये सारे आपके आरएनए प्राइमर्स है। सो एवरी इंडिविजुअल फ्रैगमेंट रिक्वायर अ सेपरेट आरएनए प्राइमर, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड के केस में। सो ये चीज याद रखना, एवरी ओकाजाकी फ्रैगमेंट रिक्वायर्स अ सेपरेट प्राइमर, ठीक है। तो हर ओकाजाकी फ्रैगमेंट को एक सेपरेट आरएनए प्राइमर चाहिए होता है। नाउ अब आपके पास में आरएनए प्राइमर एक बार ऐड हो गया तो उसके बाद में डीएनए पॉलीमरेज 3 अपना फंक्शन कैरी ऑन करेगा एंड ये पूरा रेप्लिकेशन का प्रोसेस कर देगा आपका, ठीक है। अब आरएनए प्राइमर्स का देखो एक्चुअल में आपका जो इंटैक्ट डीएनए होता है ना उसके अंदर आरएनए प्राइमर्स नहीं होते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो आरएनए प्राइमर्स लग रखे हैं इनको वापस रिमूव भी करना है। सो इनको रिमूव करने का काम कौन करेगा? सो आरएनए प्राइमर्स को रिमूव करने का काम करता है आपका डीएनए पॉलीमरेज 1। कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज 1। डीएनए पॉलीमरेज 1 का फंक्शन क्या है? रिमूव व्हाट? आरएनए प्राइमर्स। ओके, सो रिमूव द आरएनए प्राइमर्स, ये डीएनए पॉलीमरेज 1 का फंक्शन है। अब इसके बाद में आपके पास में देखो आरएनए प्राइमर्स भी रिमूव हो गए, अब आपका डीएनए भी सिंथेसाइज हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक स्ट्रैंड कंटिन्यूअस है, दूसरी डिसकंटिन्यूअस है। तो आपकी जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड की जो फ्रैगमेंट्स है, सो ऑब्वियस सी बात है ये नहीं लिखते, अपन लिखते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स जो होते हैं आपके, उनको ज्वाइन कौन करेगा? उनको ज्वाइन करेगा डीएनए लाइगेज, ठीक है, एंड एक पूरी कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बना देगा। तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर जॉइंड बाय द डीएनए लाइगेज। अब ये डीएनए लाइगेज करता क्या है? ये आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड ज्वाइन करेगा, ऑब्वियस सी बात है ना, फॉस्फोडाइएस्टर। बिकॉज देखो यार, दो नाइट्रोजीनस बेसिस ऑन द सेम स्ट्रैंड वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से होते हैं, whereas टू नाइट्रोजीनस बेसिस ऑन द ऑपोजिट स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए वो हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं। सो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा ये डीएनए लाइगेज बिटवीन द ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स एंड उसके बाद में आपका वो जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है वो एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसीजर इतना ही है। अब कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। अब वो पॉइंट्स याद क्या रखना है? देखो डीएनए रेप्लिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मींस 3 कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सबसे पहला सेमी कंजर्वेटिव। अब सेमी कंजर्वेटिव क्यों है वो तुम्हें पता है क्योंकि तुमने उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट भी पढ़ रखा है, ठीक है। देखो सेमी कंजर्वेटिव क्यों है वो तुम्हें अच्छे से पता है क्योंकि इसके लिए अपन क्या पढ़ते हैं? इसके लिए अपन ने मेसेल्सन एंड स्टैल एक्सपेरिमेंट पढ़ रखा है। कौन सा एक्सपेरिमेंट? मेसेल्सन एंड स्टैल एक्सपेरिमेंट पढ़ रखा है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस हो गया, ठीक है। दूसरी चीज के सेमी डिसकंटिन्यूअस होता है। देखो डिसकंटिन्यूअस क्यों? क्योंकि इसमें एक स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअस सिंथेसाइज होती है। सेमी क्यों? क्योंकि यार दो टोटल 2 स्ट्रैंड्स इन्वॉल्व है, उसमें से एक स्ट्रैंड डिसकंटिन्यूअस सिंथेसाइज हुई है। अब तीसरी चीज बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि दिस इज योर डीएनए। अब सर्कुलर डीएनए किसमें होता है? बैक्टीरिया में। तो ऑब्वियस सी बात है दिस इज नॉट योर डीएनए, दिस इज बैक्टीरिया डीएनए और प्रोकैरियोटिक डीएनए। अब प्रोकैरियोटिक डीएनए में मैं सपोज बात करता हूँ कि यहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होना है। ओराई साइट ये है, ओरिजिन साइट ऑफ ओरिजिन ओराई साइट जिसको अपन बोल रहे थे वो ये है। तो इस ओराई साइट से इस डायरेक्शन में भी रेप्लिकेशन शुरू हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। सेम इज द केस विथ लीनियर डीएनए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं दैट दिस इज योर ओराई साइट और आई से दैट दिस इज योर ओराई साइट, ठीक है, तो इनमें दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में आपका रेप्लिकेशन हो सकता है, ऑलवेज रिमेंबर। सो ये 3 पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है दैट आपका जो डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है दैट इज सेमी कंजर्वेटिव, सेमी डिसकंटिन्यूअस एंड बाई डायरेक्शनल, ठीक है।